So good morning everyone. Welcome on Engineers Academy. So basically कल हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, जिसमें काफी टाइप मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई फाइंड करने के लिए आप लोगों को बता दिए थे। कुछ एक टाइप बचे हैं जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टाइप, आई थिंक मैंने टाइप नंबर 4 तक बता दिया था पीआई जब हम लोग फाइंड कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 5 पे। तो अगर हम लोग बात करें टाइप नंबर 5 के ऊपर, तो देखिए टाइप नंबर 5 क्या बोल रहा है। टाइप नंबर 5 सिंपली आपको बता रहा है कि अगर आपके पास में एफ एक्स जो है, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास में दिया गया हो एक्स साइन अल्फा एक्स और एक्स कॉस अल्फा एक्स, ये कैटेगरी अगर आपको दी गई हो, इसके अलावा जो कैटेगरी थी वो हम लोग सारी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस तरह की कोई कैटेगरी आपको दी गई हो जिसके अंदर एफ एक्स जो है वो एक्स साइन अल्फा एक्स या एक्स कॉस अल्फा एक्स दिया गया, इसको कंबाइंडली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्स मल्टीप्लाई बाय वी, वेयर वी कैन बी साइन अल्फा एक्स और कॉस अल्फा एक्स। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन एफ ऑफ डी और यहां पर आ रहा है एफ एक्स इज एक्स वी। जो पीआई लिखा जाएगा उसमें सबसे पहले आपको यहां पर एक्स बाहर लेना है, एफ ऑफ डी एज इट इज, और यहां पर आएगा वी माइनस, यहां पर आएगा एफ ऑफ डी होल स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा एफ डैश डी, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में फिर से वी। सो बेसिकली कुछ इस तरह का ऑपरेशन आपको लगाना होगा जब आपके पास में एक्स साइन अल्फा एक्स या एक्स कॉस अल्फा एक्स आपको देखने को मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करूं, तो डी स्क्वायर प्लस 9, यहां पर आएगा y इक्वल्स टू एक्स साइन 2x, डी स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट y इक्वल्स टू एक्स साइन 2x। सबसे पहली चीज की सर यहां पर आ रहा है x साइन 2x, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास में एफ एक्स आ रहा है वो आपका टाइप नंबर 5 से रिलेट कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर CF फाइंड कर लीजिए। अगर आप CF फाइंड करेंगे फॉर CF के लिए क्या बताया गया आपको, यहां पर डी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, यहां से आएगा आपके पास में d इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 आयोटा, देन CF इक्वल्स टू C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x, ये आपके पास में CF आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं फॉर PI की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो PI बनेगा आपके पास में 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 9 एक्स साइन 2x इक्वल्स टू, क्या बोला गया है, सबसे पहले x को यहां पर कंसीडर कर लीजिए 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 9 साइन 2x माइनस, यहां पर आएगा एफ ऑफ डी स्क्वायर, सॉरी एफ डैश डी 2d, और यहां पर आएगा इसका होल स्क्वायर, और यहां पर फिर से साइन 2x। देखिए x 1 अपॉन एफ ऑफ डी वी माइनस एफ डैश डी एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर अगेन वी। यही फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, यही ऑपरेशन मैंने आपको बताया था, जिस ऑपरेशन को मैंने अभी अभी यहां पर लगाया। सो बेसिकली अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप लिखेंगे यहां पर पी आई इक्वल्स टू एक्स एज इट इज 1 अपॉन एफ ऑफ डी, यहां पर आ रहा है साइन 2x, साइन 2x आ रहा है तो आपको रिप्लेस करना है डी स्क्वायर को, आप रिप्लेस करेंगे डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस 2 स्क्वायर, तो 1 डिवाइडेड बाय
यहाँ पर -2² का मतलब आ गया +4, सॉरी -4 + 9, और ये बन गया आपके पास में sin 2x माइनस, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 2d, नीचे जो होल स्क्वायर उसको ओपन कर लेते हैं, ये बन जाएगा d² प्लस 9 का स्क्वायर मतलब 81 प्लस ये बन जाएगा आपके पास में डी, सॉरी 3 का स्क्वायर है ना, सॉरी 3 का स्क्वायर, ओ d² + 9 दे रखा है आपको या d² + 3 दे रखा है? d² + 9 दे रखा है, 9 का स्क्वायर तो फिर ये तो d4 बनेगा यार। तो एक काम करो, आप d² को डायरेक्ट रिप्लेस कर दो, d² को रिप्लेस कर दो -2 से, -2² + 9, ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आ गया आपके पास sin 2x। तो ऐसे में पी आई जो आएगा आपके पास में वो बन जाएगा, यहां से आ रहा है 5, तो x डिवाइड बाय 5 sin 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी 5 आ रहा है लेकिन उसका स्क्वायर आ रहा है, सो 25, d का मतलब उसका डिफरेंशिएशन, तो वो आएगा आपके पास में 2 cos 2x। सो आपका जो पी आई है वो बिल्कुल तैयार है, x डिवाइडेड बाय 5 sin 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 25 cos 2x। ये बेसिकली आपका फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है, जो पी आई है ये बेसिकली आपका क्या होने वाला है, फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है। सो उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रही होगी। इसी कैटेगरी में अगर मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं जिसमें कुछ स्पेशल केस आपको देखने को मिलेंगे, तो वो देखिए इस तरह का क्वेश्चन वो हो सकता है। यहां दिया गया है d² + 4 y = x cos 2x, d² + 4 y = x cos 2x। अगेन अगर ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर CF फाइंड करूंगा। सो फॉर CF d² + 4 = 0, d² = -4, d = +-2 आएगा, d = +-2 आएगा। अब बात करते हैं पी आई के लिए, फॉर पी आई। तो पी आई के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/f(d) xv, अगर ये आएगा तो आपका रिजल्ट होगा x 1/f(d) v माइनस f'(d) f(d) का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई में भी, तो ये बन जाएगा बेटा x f(d) इज d² + 4, यहां पर आ रहा है cos 2x माइनस d² + 4 का डेरिवेटिव 2d, और ये बन जाएगा d² + 4 का होल स्क्वायर। ऐसे में अगर आप देखें यहां पर तो ये बन जाएगा आपके पास में x 1/d² + 4, और ये जो आपके पास में देखिए cos 2x आ रहा है, तो d² को रिप्लेस कर दीजिए आप -2² से। ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए जरा, ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से सर यहां पर आ गया 0, ये बन गया आपके पास में cos 2x, ये बन गया आपके पास में 2d डिवाइड बाय 0 cos 2x। डिनोमिनेटर 0 आने के बाद में आपको एक स्टेप बताया गया है, एक ऑपरेशन बताया गया है, आपको एक x मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा x² 1 डिवाइडेड बाय d² + 4, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो 2d cos 2x माइनस, यहां पर आ गया आपके पास 2d, देखिए एक x यहां मल्टीप्लाई कर दो और इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन आएगा ट्वाइस ऑफ d² + 4, और फिर d² + 4 को डिफरेंशिएट कर दो, ये आ गया 2d। तो आप देख सकते हैं 2d से 2d कैंसिल आउट,
तो यहाँ पर बन गया आपके पास में एक्स स्क्वायर बाई 2 1/d, मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन 2x डिवाइड बाई 2 माइनस यहां पर आ गया x डिवाइड बाई 2। स्टिल अगर आप पुट करेंगे डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -2 स्क्वायर से, तो ये फिर से 0 हो जाएगा और फिर से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक x और आ जाएगा, एक x और आ जाएगा। तो इस डिनोमिनेटर को एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2d cos 2x, 2d cos 2x। तो ये बन गया आपके पास में फाइनली x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 साइन 2x माइनस यहां पर बन रहा है आपके पास में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 1/d, मतलब उसका इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा आपके पास में साइन 2x डिवाइड बाय 2। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर बाई 4 साइन 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 साइन 2x। सो ओवरऑल ये बन जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर बाई 8 साइन 2x। ये आपका पी आई आने वाला है, आंसर क्या, ये आपका पी आई आने वाला है। सो सी एफ आपने पहले ही फाइंड कर लिया था, सी एफ बड़ी आसानी से आपको मिल गया था, और ये आपके पास में पी आई आ गया। यहाँ से सी एफ आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सी एफ इक्वल्स टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, और पी आई आपके पास में अवेलेबल है, तो फाइनली आप सी एफ प्लस पी आई यहाँ पर दे सकते हैं। y इक्वल्स टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 8 sin 2x। ये आपके पास में फाइनल सॉल्यूशन आने वाला है। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर हो गया। सो देखिए बेसिकली ये जितने भी पीआई मैंने आपको बताया एग्जाम में ज्यादातर इन्हीं पीआई में से आता है, पर कभी कभी कुछ स्पेसिफिक केसेस भी हमसे पूछ ले जाते हैं जो इस कंटिन्यूशन में आते नहीं है, तो उनको हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। बेसिकली ये जो मेथड है ये आपको क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में d2y dx2 प्लस dy बाय dx प्लस y, ये मान लो यहां पर दिया गया है आपको कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, और यहां पर मान लीजिए आपको दिया गया हो fx। तो ये आपके पास में इस पर्टिकुलर मेथड के लिए, ये आपके सामने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर इस तरह की इक्वेशन आपके सामने आ जाती है तो ऐसे कंडीशन में पहले तो इस इक्वेशन के लिए आप फाइंड करेंगे CF, और वो CF आएगा C1y1 प्लस C2y2। ये क्या चीज लिखा आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने CF लिखा C1 e टू द पावर अल्फा 1x प्लस C2 e टू द पावर अल्फा 2x। ये e टू द पावर अल्फा 1x है आपका y1, e टू द पावर अल्फा 2x है आपका y2। तो जब आप इस तरीके से CF लिख पा रहे हैं तो अब यहां पर दिया जाएगा PI, PI इक्वल्स टू U y1 प्लस V y2। सो पॉइंट इज सर ये U क्या है, देखिए ये U दिया जाएगा आपके पास में इंटीग्रेशन, बोल इंटीग्रेशन बता रहा हूं यहां पर, ये U आपको दिया जाएगा इंटीग्रेशन माइनस y2 fx डिवाइड बाय y1 डैश y2 माइनस y1 y2 डैश। डैश का मतलब यहां पर क्या है, डैश का मतलब y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। डैश का मतलब है डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। ये बोल रहा है कि y1 y2 जो आपको CF से मिलेगा उसकी मदद से आप यहां पर u फाइंड करेंगे, यहां पर आएगा u2 fx
डिवाइड बाय y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। सिमिलरली सेम तरीके से आप फाइंड करेंगे यहाँ पर पी है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने कहा कि ज्यादातर इस तरह की चीजें पूछी नहीं जाती, लेकिन पूछी जा सकती है, इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। y1 fx y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 dx। तो बेसिकली ये तरीका होता है यहाँ पर CF एंड PI फाइंड करने का। देखिए CF फाइंड करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जो भी आपके पास में यहाँ से इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आएंगे उनको आप क्या कंसीडर करने वाले हैं, यहाँ पर उनको आप कंसीडर करेंगे y1 एंड y2। एक बार y1 एंड y2 आपको मिल जाएगा, उसके बाद में बाय द हेल्प ऑफ y1 एंड y2 आप u एंड v पता करेंगे। एक बार जब आप u एंड v फाइंड कर लेंगे तो बेसिकली यहाँ से आप क्या फाइंड कर लेंगे, PI फाइंड कर लेंगे। मुझे लगता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको होना चाहिए। सो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ये दिया गया आपको d2y dx2 प्लस y इक्वल्स टू cosec x। d2y dx2 प्लस y इक्वल्स टू cosec x। तो बेसिकली अगर ध्यान से देखें तो ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें b की वैल्यू 0 है। ये जो है वो वही स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसके अंदर आपको b की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 0 दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आप इसके लिए CF फाइंड करेंगे, तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होगा। आपने लिखा होगा सर d स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल्स टू cosec x। अब आपने कहा कि सर यहां से CF फाइंड करने के लिए d स्क्वायर प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 कीजिए। सो d इक्वल्स टू आ रहा है प्लस माइनस आयोटा। d इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपके पास में, प्लस माइनस आयोटा। तो जब आप यहां से CF फाइंड करेंगे तो CF इक्वल्स टू आएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। सो अगर आप देखें तो ये बन गया आपके पास में y1 और ये बन गया आपके पास में y2। सो अब अगर मैं यहां से फाइंड करना चाहूं u, सो अभी अभी आपने लिखा है u इक्वल्स टू माइनस y2 मतलब माइनस साइन x मल्टीप्लाई बाय fx क्या है यहां पर, cosec x डिवाइड बाय y1 आपको क्या दिया गया है, cos x। y2 डैश का मतलब है इसका एक बार डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस y1 डैश मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन तो sin x। फिर y2 ये आ गया आपके पास में एज इट इज sin x dx। सो u इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -1, यहां पर आ रहा है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x dx। तो ये बन रहा है आपके पास में 1। सो ओवरऑल अगर आप यहां देखोगे तो सिर्फ -1 बचेगा और उसका इंटीग्रेशन होगा -x। उसका जो इंटीग्रेशन आने वाला है वो आएगा -x। इसी स्लाइड पर थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। इसी के ऊपर अगर आप v फाइंड करना चाहें तो ये बनेगा आपके पास में इंटीग्रेशन y1, और y1 क्या दे रखा है आपको, cos x, fx मतलब cosec x डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो आएगा वो तो दोनों केस में सेम ही दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आ जाएगा cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x dx। सो ओवरऑल अगर आप देखें v को तो ये दिखाई दे रहा है हमें cos x डिवाइड बाय sin x dx। तो इसका आंसर होगा ln sin x। तो आपके पास में बेसिकली u भी आ गया, v भी आ गया। अगर दोनों आ चुके हैं तो आप यहां पर pi दे सकते हो। pi इक्वल्स टू, देखिए क्या दिया गया, u विच इज -x, y1 आपके पास में अवेलेबल है cos x प्लस v विच इज ln sin x, और देन y2 इज sin x। ये आपके पास में pi आ रहा है। तो अगर आप जनरल सॉल्यूशन y लिखना चाहेंगे तो जनरल सॉल्यूशन y दिया जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x माइनस x cos x प्लस sin x ln sin x। ये आपका फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन आने वाला है, फाइनल
कंप्लीट सॉल्यूशन आने वाला है। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी से बोल दो क्लियर हुआ है नहीं हुआ। एक बार जल्दी से सभी लोग बता दीजिए क्लियर हुआ है नहीं हुआ। थोड़ा सा लेंथी टाइप का लग रहा है, लेकिन आपने देखा कि अगर सिस्टमेटिकली सॉल्व करे तो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप आपके क्वेश्चन के लिए सुटेबल होने वाला है। अगर इतना आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उसके बाद में क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आपने देखा थ्रू आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सिर्फ यही बोला कि इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो ऐसे सॉल्व करना है, इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो इस तरीके से सॉल्व करना है। इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन को सही कैटेगरी से रिलेट करें। अगर सही कैटेगरी से आप रिलेट करेंगे तो बेसिकली वहां पर क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर कैटेगरी आपने रिलेट कर ली, लाइक मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि लीनियर कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, लेकिन स्टिल यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर समस्या हो जाएगी आपके लिए। अब ये सब चीजें कैसे पता चलेगी सर कौन सी कैटेगरी किससे रिलेट होगी? इसके लिए आपको प्रैक्टिस 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 पर ही फोकस करना है। तो अगर आप गेट 2022 के लिए डेडिकेटेड है तो बेसिकली आप पीवाईक्यू मैथमेटिक्स के जितने भी हैं उनको सॉल्व कीजिए। जैसे आप उनको सॉल्व करेंगे अपने आप आपके दिमाग में कुछ कुछ आइडिया आता रहेगा। अगर आप 2023 के स्टूडेंट है, लाइक 2023 में गेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। आराम से सुनिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, और उसके बाद में जो भी आपके पास में टाइम बचेगा उस टाइम के अंदर आप क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व। लेकिन अगर आप 2022 के स्टूडेंट हैं तो आप पैरेलली पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 13 to 15% वेटेज जो होता है वो मैथमेटिक्स का होता है। अगर 13 to 15% वेटेज आप मैथमेटिक्स का अच्छे से कवर कर लेते हो और 10 नंबर की जो एप्टीट्यूड आएगी उसको अगर अच्छे से कर लेते हो, जो कि यहाँ से अपने आप आपको क्रैक कर अपने आप यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी, तो 25 मार्क्स नॉन टेक के जो है वो आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझते हैं। अब उसके बाद में डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कि किसी को 5 नंबर और चाहिए, किसी को 7 नंबर और चाहिए जस्ट क्वालिफाई करने के लिए। और ऐसे में कुछ सब्जेक्ट्स अगर आप देखें तो मैकेनिकल में थ्योरी ऑफ मशीन चल रहा है, आई थिंक सिविल वालों के लिए भी शायद इरिगेशन चल रहा है, मुझे एक्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट चल रहे हैं तो टेक्निकल भी कुछ ना कुछ आपको मिलता जा रहा है। तो ऑलमोस्ट टिल 31 जनवरी आप लगभग 40 से 45 मार्क्स का जो पार्ट है वो कवर कर लेंगे। लेकिन अब उसके लिए जरूरी है कि जितना हम बता रहे हैं उनको आप सीरियसली चीजों को समझिए, थोड़ा सा नोट्स इनके ऊपर बना के रखें ताकि चीजें सिस्टमेटिक, लाइक ऐसा नहीं कि 13 to 15 मार्क्स का जो पार्ट है आप उसमें सोचे कि 6 से 7 नंबर तो ले आएंगे, नहीं 13 to 15 मतलब फिर वो 13 to 15 पूरा होना चाहिए, क्योंकि एक भी पॉइंट में छोड़ नहीं रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम टाइम में सब कुछ कवर कर लूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास में आता है कोचेस आइलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इसके स्टैंडर्ड केस की बात करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एन एक्स एन डी एन वाई प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई। ए नॉट एक्स की पावर 0 डी की पावर 0 तो सिर्फ वाई बचेगा, ये आ जाएगा। देखिए ये जो ए एन हमने लिखा है ये जनरली हमें 1 मिल जाता है। सो 1 मिल जाए तो आपको ऐसा नहीं सोचना अरे सर आपने तो कहा था ए एन मिलेगा, मतलब ये मान के चलिए कि ए एन की वैल्यू जनरली आपको 1 मिल ही जाती है, तो उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। पर पहचानने का तरीका यही है, जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उतनी ही पावर आपको एक्स के ऊपर साथ में दिखाई देगी, जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उतनी ही पावर आपको एक्स के अंदर साथ में दिखाई देगी। तो बेसिकली अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम, इस तरह की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखने को मिलती है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन होगा यहां पर x इक्वल्स टू EZ। अगर यहां पर दोनों साइड आप ln ले लेते हो, ln x इक्वल्स टू ln EZ,
ये बन जाएगा आपके पास में z। सो ओवरऑल यहां से आपको ये भी पता चल गया ln x इक्वल्स टू z। इसके बाद में आपने अभी तक जो भी सॉल्व किया था उसके अंदर d इक्वल्स टू, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं क्योंकि स्पेस चाहिए होगा, d इक्वल्स टू d बाई डी थीटा कंसिडर किया था। अब आपको यहां पर d बाई डी जेड की जरूरत पड़ेगी, तो उससे आप कंसिडर करेंगे थीटा। उसे आप क्या कंसिडर करेंगे यहां पर, थीटा। सो ये जो आपके पास में ln x इक्वल्स टू z आ रहा है, हम लोग ये जो dy बाई dx है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए dy बाई dx, ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जिसकी मदद से कोची आइलैंड्स को आप सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली अगर dy बाई dx है तो मैं सबसे पहले y को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, फिर z को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। अगर आप देखिए dy बाई dx, तो इसका मतलब है कैपिटल D, इसका मतलब है कैपिटल D y, क्योंकि dy बाई dx को तो आप कैपिटल D बोलते हो। तो अगर आप यहां पर देखें, अगर यहां पर देखें तो dy बाई dx यहां पर आ रहा है dy बाई dz, यहां पर आ रहा है dz बाई dx, तो z इज फंक्शन ऑफ x आपको दिखाई दे रहा है। अगर यहां से आप dz बाई dx फाइंड करना चाहें, बाकी सब तो सेम रहेगा, लेकिन dz बाई dx को फाइंड करना चाहें तो वो 1 अपॉन x आने वाला है। वो क्या आने वाला है यहां पर, 1 अपॉन x। तो इसको आप लिखेंगे कैपिटल डी वाई इक्वल्स टू, इसको आप लिखेंगे कैपिटल डी बाई डी जेड है ना, थीटा वाई, 1 बाई एक्स आएगा, इस x को आपने इधर पुट कर दिया। सो क्लियरली आप बोल सकते हो कि इसके अंदर जो x डी आने वाला है उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे थीटा। ये सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर। सो यहाँ पर पुट किया जाता है x डी को थीटा, सिमिलरली एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को थीटा, थीटा माइनस 1, सिमिलरली एक्स क्यूब डी क्यूब को थीटा, थीटा माइनस 1, थीटा माइनस 2 एंड सो ऑन। So Cauchy-Euler is one of the important differential equation, one of the important differential equation। एग्जाम के अंदर इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूछी गई थी। जैसे अभी मैंने बताया मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है, वहां से कुछ खास पूछा नहीं गया, कॉम्प्लेक्स भी था लेकिन कुछ खास पूछा नहीं गया। लेकिन ये जो है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर कुछ बेसिक सब्स्टिट्यूशंस आपको ध्यान रखने होते हैं। अगर ये सब्स्टिट्यूशंस हम लोग पुट कर देते हैं तो प्रॉब्लम हमारी ऑलमोस्ट अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। कैसे, एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम दिया गया हमें एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस 1 वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर 2 डी की पावर 2, मतलब सेकंड ऑर्डर एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर एक्स। इसका मतलब सर ये तो कोचेस आइलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको, सबसे पहले राइट हैंड साइड में पुट किया जाता है x इक्वल्स टू ई जेड। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है क्योंकि इधर ही x डी देखने को मिलेगा, इसको थीटा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको थीटा, थीटा माइनस 1। तो हमने पुट कर दिया यहां पर, हमने पुट कर दिया यहां पर, तो ये बन गया थीटा, थीटा माइनस 1 प्लस ये बन गया आपके पास में थीटा प्लस 1 y इक्वल्स टू ई जेड का स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 1 ई जेड का स्क्वायर। इसको आप ई टू जेड भी लिख सकते हो। सो ये बन गया आपके पास में थीटा स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल्स टू ई टू जेड। ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे डी स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू ई की पावर अल्फा x, कितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐसे आपको सॉल्व करवाए होंगे। सो अब d की जगह कौन आ गया, थीटा, क्योंकि x की जगह कौन आ गया, z। तो इस प्रॉब्लम को
अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सी एफ फाइंड करना है। जो भी अभी तक सीखा है सब कुछ इस प्रॉब्लम के अंदर हमें अप्लाई करना होता है। हमें सी एफ फाइंड करना है। सी एफ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा स्क्वायर प्लस 1 थीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। थीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहां से थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस आई। तो आप कहेंगे कि जो सी एफ आ रहा है वो बनेगा आपके पास में C1 कॉस, अब यहाँ x नहीं आएगा, ये d नहीं है, d होता है तो d मतलब d बाई डी एक्स। तो यहाँ पर x आ रहा था, ये थीटा है, थीटा मतलब d बाई डी जेड। तो यहाँ पर कौन आएगा, z प्लस C2 साइन z। फॉर पी आई के लिए आपको टाइप नंबर 1 बताया गया था, अगर e टू द पावर अल्फा एक्स आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ थीटा एफ ऑफ जेड। तो हमने बोला एफ ऑफ थीटा है डी स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ जेड है e टू द पावर 2z। तो आप कहेंगे रिप्लेस थीटा बाई 2। तो ऐसे में ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 e टू जेड। सो ये बन गया आपके पास में 1/5 e टू जेड। तो ऐसे कंडीशन में आप लिखेंगे यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन y इक्वल्स, जो आपका सी एफ आ रहा है वो है C1 कॉस। अब z की जगह देखिए, z की जगह वापस रिप्लेसमेंट आपको देने हैं, ये आपने कंसीडर किया। तो यहाँ पर z इक्वल्स टू ln x आ रहा है। तो आप लिखिए ब्रैकेट ln x प्लस C2 साइन ब्रैकेट ln x प्लस पी आई जो आ रहा है वो आ रहा है 1/5। यहाँ पर ई जेड की जगह वापस अगर आप x पुट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर बचने वाला है। तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया गया है। मतलब यूज जो हमने किया है ना वो सी एफ पी आई को यूज किया है, लेकिन ये कोचे आइलर्स है तो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस हमें पुट करने पड़ते हैं। वो सब्स्टिट्यूशंस मैंने यहाँ पर पुट किया। अगर वो सब्स्टिट्यूशंस आप जानते हैं तो प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने नंबर ऑफ टाइप्स बता दिए, लेकिन ये कुछ यूनिक कैटेगरीज है। अगर इन यूनिक कैटेगरीज के ऊपर आप काम करोगे तो ऐसे कंडीशन में आप डिफरेंशियल इक्वेशन के जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे उनको भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये जो कंडीशंस मैंने आपको बताई है, इन कंडीशंस को यूज करके किस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। अच्छा, क्या इस कोचे आइलर्स के ऊपर आप क्वेश्चन ट्राई करना चाहेंगे? कोचे आइलर्स के ऊपर क्या आप लोग क्वेश्चन ट्राई करना चाहेंगे? तब तो मैं क्वेश्चन लिखवाऊं यहाँ पर। चलिए ओके, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स से जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे ना तब तक कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। मैथमेटिक्स में खुद से ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि यहाँ पर एक्स क्यूब डी क्यूब प्लस 2x² डी स्क्वायर 2x² डी स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 0। देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। इक्वल्स टू 0 आने से क्वेश्चन कैसे आपके लिए आसान हो गया, मुश्किल नहीं आसान हो गया। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैसे तो 3 मिनट सफिशियंट है, पर आपका कमेंट इसके अंदर 15-20 सेकंड लेट डिस्प्ले होता है, तो मैंने आपको यहाँ पर 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया है। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग आंसर, जैसे आंसर आपको मिल जाए ना, आंसर अगर टाइप नहीं कर पाओ तो डन लिख देना बस, मैं समझ जाऊंगा। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आंसर टाइप नहीं कर पाओ क्योंकि आंसर तो बहुत बड़ा आएगा, तो आप सिर्फ डन लिख देना। जैसे आप डन लिखेंगे मैं समझ जाऊंगा।
सब्स्टिट्यूशंस पुट कीजिए आप। यहां पर सबसे पहले राइट हैंड साइड में x का कोई फंक्शन नहीं है तो x इक्वल्स टू ई जेड, तो कहीं पर लिखने की जरूरत है नहीं। सेकेंड पॉइंट इज कि जो x डी आ रहा है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जो आ रहा है, उसकी जगह आपको बोला गया थीटा ब्रैकेट थीटा माइनस वन आपको पुट करना है। जहां पर एक्स क्यूब डी क्यूब आ रहा है वहां पर आपको थीटा थीटा माइनस वन थीटा माइनस टू ये पुट करना है। इतना पुट करने के बाद में जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो एक ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी इन थीटा, पहले डी में आती थी इस बार थीटा में आ रही है, इक्वल्स टू में जीरो आ रहा है तो पी आई तो फाइंड करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एंड सिर्फ आपको यहां पर सी एफ फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर आपको आंसर मिल जाए आपकी साइड से कंप्लीट हो जाए तो एक बार डन लिख देना, अगर बिफोर टाइम हो जाए तो, अदरवाइज टाइम खत्म होने के बाद तो मैं सॉल्व करवाऊंगा ही। डन, चलिए, और टाइम भी हो चुका है खत्म। चलिए मैच कीजिएगा आपका आंसर जो है वो सही है या गलत है। क्या किया होगा आपने सबसे पहले, क्योंकि एक्स डी तो कहीं पर नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आ रहा है, तो आपने इसकी जगह पुट किया होगा थीटा थीटा माइनस वन। यहाँ पर आ रहा है एक्स क्यूब डी क्यूब, तो ये बनेगा थीटा थीटा माइनस वन थीटा माइनस टू। तो ये सारी चीजें पुट कर देते हैं हम लोग इसके अंदर, तो ये बनेगा थीटा थीटा माइनस वन थीटा माइनस टू प्लस टू टाइम्स ऑफ थीटा थीटा माइनस वन प्लस टू ब्रैकेट वाई इक्वल्स टू जीरो। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, थीटा पहले इससे मल्टीप्लाई होगा थीटा स्क्वायर माइनस थीटा थीटा माइनस टू एज इट इज, प्लस यहां से आएगा टू थीटा स्क्वायर माइनस टू थीटा प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। जब थीटा स्क्वायर इनसे मल्टीप्लाई होगा थीटा क्यूब माइनस टू थीटा स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर प्लस टू थीटा प्लस टू थीटा स्क्वायर माइनस टू थीटा प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। थीटा स्क्वायर से टू थीटा स्क्वायर कैंसिल आउट, टू थीटा से टू थीटा कैंसिल आउट, ओवरऑल ये बन रहा है आपके पास में थीटा क्यूब माइनस थीटा स्क्वायर प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास में फाइनल इक्वेशन आ रही है। अब इसको थीटा में मत देखिए, आप ये मानिए कि डी में, अगर डी में होती तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेते। तो जब डी में होती है तो डी बाई डी एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में आप सॉल्यूशन लिखते हैं। अब थीटा आ रहा है तो इसका मतलब डी बाई डी जेड चल रहा होगा इसके अंदर, तो एक्स की जगह कौन आ जाएगा, जेड, और कुछ भी नहीं करना आपको उसके अंदर। तो हमने बोला सर इसके लिए हमें सबसे पहले इसके रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसके रूट्स फाइंड करने का तरीका क्या है आपके पास में, सर या तो आप यहाँ पर ट्रायल और एरर मेथड से एक वैल्यू वेरीफाई करके देख लो। तो हमने थीटा बराबर माइनस वन पुट करके देखा, तो जब माइनस वन पुट करके देख रहे हैं तो यहाँ पर आएगा माइनस वन, यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पर प्लस टू, तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका मतलब थीटा प्लस वन इसका एक रूट है।
अगर थीटा प्लस 1 इसका एक रूट है तो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से बाकी रूट्स फाइंड किए होंगे। क्या करते हैं इसके अंदर, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा क्यूब है, तो थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये बन जाएगा थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर। नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया आपके पास में -2 थीटा स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर -2 थीटा स्क्वायर है, तो ये आ गया -2 थीटा। तो बेसिकली ये बन जाएगा आपके पास में -2 थीटा स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा आपके पास में -2। सो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये कितना आ रहा है आपके पास 2 थीटा प्लस 2 प्लस यहाँ पर आपके पास में 2, क्योंकि आपको 2 थीटा चाहिए ना, तो ये बन जाएगा 2 थीटा प्लस 2, ओवरऑल सब कुछ कैंसिल आउट। तो बेसिकली ये आ गया आपके पास में क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर आप कहें तो एक रूट तो मिल गया थीटा प्लस 1 और बचा हुआ क्या मिल गया, थीटा स्क्वायर -2 थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आप चाहे तो इसके फ्रैक्शन कर सकते हैं अगर आपको मिल रहे हो तो, पर मुझे लग रहा है कि ये बाय द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। आपको याद हो तो बचपन में हम लोग ऐसा लिखा करते थे, थीटा प्लस 1 थीटा प्लस 1 थीटा प्लस, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, थीटा क्यूब माइनस थीटा स्क्वायर प्लस 2। सेम प्रोसेस ऑलमोस्ट, उसको लिखने का तरीका अलग हो गया बस। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको क्या चाहिए, थीटा क्यूब, तो यहाँ आप लिखेंगे थीटा स्क्वायर। जैसे जैसे आप थीटा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर। तो पहली टर्म मैच कर गई थीटा क्यूब, दूसरी टर्म है माइनस थीटा स्क्वायर, यहाँ प्लस थीटा स्क्वायर, इसका मतलब इसमें से -2 थीटा स्क्वायर माइनस करना है, तो उसके लिए -2 थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 थीटा स्क्वायर -2 थीटा। दूसरी टर्म भी मैच करे थीटा क्यूब और इसका मतलब है माइनस थीटा स्क्वायर। तीसरी टर्म आपके पास +2, जबकि यहाँ क्या रहा -2 थीटा, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, एक +2 थीटा चाहिए ताकि ये 0 जाए। तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो ये बन गया +2 थीटा +2। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं थीटा स्क्वायर -2 थीटा +2। सो ये बन गया थीटा प्लस 1, ये बन गया थीटा स्क्वायर -2 थीटा प्लस। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कीजिए या अल्टरनेट से कीजिए, दोनों बात एक ही है। तो अगर आपने इतना कर लिया होगा तो बेसिकली आप इसके रूट फाइंड करने के लिए, ये तो पता चल गया, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको। तो आप लिखेंगे यहाँ पर थीटा 2,3 के लिए -b, तो ये आ गया -2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो ये थीटा 2,3 आ रहा होगा, +2 है तो ये आएगा 1 प्लस माइनस, यहाँ से 4 बाहर लिया, 2 से 2 कट गया, अंदर क्या बचा आपके पास में 1 -2 -1 बचा मेरे ख्याल से, तो ये आयोटा आएगा 1 प्लस माइनस आयोटा, ये आपके पास में यहाँ से फाइनल रिजल्ट आने वाला। अच्छा, ये माइनस आएगा कि नहीं आएगा, इस बात को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर माइनस नहीं आना चाहिए, यहाँ पर माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो ये आपके पास में फाइनल रूट्स आ गए। आप चाहे तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सो CF एक्चुअल में जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो भी आपका CF ही रहने वाला, तो y इक्वल्स टू CF इक्वल्स टू, अगर आप देखें थीटा इक्वल्स टू -1, थीटा इक्वल्स टू -1, तो इसके लिए आप लिखेंगे C1 e टू द पावर -z, z में लिखेंगे x में नहीं, प्लस अब इसके लिए आप लिखेंगे e टू द पावर, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, अंदर C2 cos ऑफ z प्लस C3 sin z, ये आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। आप इसके अंदर z को पुट भी कर सकते हैं, तो y इक्वल्स टू C1 e टू द पावर माइनस ln x, ये और सिंप्लीफाई हो सकता है लेकिन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही, e टू द पावर ln x C2 cos ln x प्लस C3 sin ln x। ये जो ब्रैकेट में ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, पर ये e टू द पावर ln में आ रहा है ना, यहाँ पर आएगा सिर्फ एक x, यहाँ पर आएगा 1/x, लेकिन ठीक है, मेन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। सो श्रुति आपने डन लिखकर भेजा है, क्या आपका आंसर जो है वो मैच कर रहा है? एंड बाकी स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया?
साइन गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना अगर मैच कर रहा है तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। चलिए एक लास्ट पॉइंट और बचा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। स्टैंडर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कभी कभी एग्जाम के अंदर स्टैंडर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली ये क्या है मैं आपको यहां पर बताता हूं। डेल टू यू डेल एक्स प्लस डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू यू। यहां पर कुछ कांस्टेंट्स मिलेंगे ए बी सी डी ई और ये आपके पास में स्टैंडर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका नेचर चेक करने के लिए कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो नेचर चेक करने के लिए यहाँ पर एक टर्म है जिसे हम फाइंड करते हैं, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक टर्म है जिसे हम फाइंड करते हैं और वो क्या होती है आपके पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नेचर होगा वो होगा इलिप्टिकल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 तो आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नेचर होगा वो होगा पैराबोलिक। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नेचर होगा वो होगा हाइपरबोलिक। सो बहुत सी बार एग्जाम के अंदर हमसे ये नेचर पूछ लिया जाता है। अच्छा कुछ नेचर कुछ के बारे में पूछा भी गया है, अगर चाहो तो मैं एग्जांपल लिखवा सकता हूं, मेरे पास एग्जांपल अवेलेबल है। जस्ट अ सेकेंड, जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है उसको चेक करते हैं एक बार और उसको लिख के देखते हैं। तो हमसे जो एग्जांपल्स पूछे गए हैं मेरे पास अवेलेबल है वो एग्जांपल। जस्ट अ सेकेंड। देखिए हमसे पूछा गया है पहला एग्जांपल ए स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डेल टू यू डेल टी स्क्वायर। एक्चुअली ये जो आपकी इक्वेशन है ये बेसिकली 1D वेव इक्वेशन के नाम से जानते हो आप इसे। अगर आप देखेंगे सिलेबस के अंदर तो सिलेबस के अंदर इसका नाम भी दे रखा होगा, लेकिन हम सोचते हैं 1D वेव इक्वेशन लाइक मतलब बहुत बड़ी चीज होगी। ये सिंपल सी इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका नेचर हमें फाइंड करना हो। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग इसका नेचर? ए स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू यू डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर अगर हम लोग देखें और इसको कंपेयर करें तो a इक्वल्स टू ए स्क्वायर, b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू -1। सो बेसिकली अब अगर मैं फैक्टर फाइंड करना चाहूं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर मैं बात करूं बी स्क्वायर की तो ये है आपके पास में 0 माइनस 4 ए स्क्वायर -1। सो ओवरऑल आपके पास में आ रहा है प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये क्या आ रहा है आपके पास में? ग्रेटर देन 0। तो ये बन गया आपके पास में हाइपरबोलिक इन नेचर। तो इस तरीके से आपसे कुछ एग्जांपल्स एग्जाम के अंदर पूछे भी गए हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल लिखवाऊं तो कुछ और एग्जांपल पूछे गए हैं। हमसे पूछा गया है ए स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स टू इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल टी। बेसिकली ये आपकी 1D हीट इक्वेशन है, मेरे ख्याल से मैकेनिकल वालों ने जरूर HMT के अंदर पढ़ा होगा 1D वेव हीट इक्वेशन। लेकिन हमें मतलब नहीं है क्या है, हमारे लिए सिंपल से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं चेक करूं यहाँ पर तो a इक्वल्स टू
ए स्क्वायर है, और बी और सी क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 0 दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं चेक करूं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी 0 और सी 0, तो सब कुछ 0, तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। एक और बहुत अच्छी इक्वेशन है जिसको आप सभी लोग जानते हैं, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी स्टैंडर्ड लाप्लास इक्वेशन, जिसको आप 2D हीट इक्वेशन भी बोलते हैं। सो अगर इसकी बात करें, डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a इक्वल्स टू 1 दिया गया है, b इक्वल्स टू 0 दिया गया है, c इक्वल्स टू 1 दिया गया है। तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो ये तो 0 है, तो ओवरऑल 0 माइनस 4 इज माइनस 4 विच इज लेस देन 0। अगर ऐसा है तो ये जो नेचर रहेगा इसका वो रहने वाला है इलिप्टिकल, जो नेचर इसका रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, इलिप्टिकल। तो मैंने आपको आज यहाँ पर ये बताया कि किस तरीके से इस तरह की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका नेचर चेक किया जाता है। एग्जाम में 1 मार्क के अंदर इस तरह की काफी प्रॉब्लम्स हमसे पूछी गई है, इसलिए मैंने ये बताया। तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये सारा पार्ट था डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपको ध्यान रखना चाहिए था। सब कुछ मैंने बता दिया। इसके अलावा कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन लाप्लास से भी पूछ लिया जाता है। जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा किस तरीके से बाय द हेल्प ऑफ लाप्लास आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। सो अभी अगर आप देखें तो मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी कहानी आपको बता दी है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस। वहां से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है और बहुत बड़ा पार्ट है नहीं है, तो बेसिकली हम लोग अब उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर जाने से पहले एक बार यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रॉम द बिगिनिंग। देखिए यहां से हमने आज चालू किया था। सो फ्रॉम द बिगिनिंग आप लोग यहां तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा ये कुछ ऊपर भी रह गया था क्या? नहीं। चलिए, सो मेरे ख्याल से इतनी कहानी आप क्लियर हो गई होगी। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट किसी को होना नहीं चाहिए।
सो अब हमारे पास में ऑप्शन है कि हम लोग यहाँ से वेक्टर कैलकुलस भी पढ़ सकते हैं, हम लोग चाहे तो यहाँ से न्यूमेरिकल मेथड भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये सब चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट थी। तो बेटर ऑप्शन की हमने जो वेक्टर कैलकुलस लाइक जो कैलकुलस का सेक्शन कंप्लीट किया है, उसमें जो वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट है उसी के ऊपर हम लोग फोकस कर लेते हैं और उसी को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा पार्ट अब बचा नहीं है। तो अगर मैं बात करूं वेक्टर कैलकुलस की, तो बहुत ही समराइज वे में हम लोग चीजों को कवर करेंगे यहाँ पर। वेक्टर कैलकुलस, सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इस वेक्टर कैलकुलस के अंदर टोटल 6 पॉइंट है जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। टोटल ऐसे 6 पॉइंट है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट आएगा आपके पास में ग्रेडियंट, दूसरा पॉइंट आएगा आपके पास में ग्रेडियंट एंड इसी में है एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दूसरा पॉइंट आएगा आपके पास में डाइवर्जेंस, तीसरा पॉइंट आएगा यहां पर कर्ल, चौथा पॉइंट आएगा आपके पास में ग्रीन्स थ्योरम, नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा आपके पास में स्टोक्स थ्योरम, नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा आपके पास में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये खासकर अगर बात करें हम लोग मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए या फिर सिविल के लिए, तो उन लोगों से इस सेक्शन से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं पूछी जाती, मतलब कभी कभार पूछ ली गई है पर हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें डब्ल्यूईसी या आईएन के लिए, तो बेसिकली वो इन सब चीजों की एप्लीकेशंस काम में लेते हैं, तो उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिस्टिंक्ट हो जाता है, मैकेनिकल सिविल प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा मॉडरेट लेवल होता है और ज्यादा से ज्यादा ईजी रहता है। लेकिन हम लोग बात करें तो डब्ल्यूईसीआईएन के लिए एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन किया जा सकता है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है शायद ईएमएफ के अंदर आप लोग इस पूरे वेक्टर कैलकुलस को काम में लेते हो और इसका एप्लीकेशन भी काम में लेते हो, तो ऐसी कंडीशन में वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी और शायद कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ अच्छे लेवल तक क्लियरिटी होगी, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा डिजाइन करता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इस सेक्शन के ऊपर पहले बात करेंगे, फिर इस सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम लोग इस बात को समझते हैं। अगर हमारे पास में लाइक कोई फंक्शन है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं पॉइंट फंक्शन, मान सकते हो किसी सरफेस की चर्चा हो रही हो, तो इसको दो तरीके से डिफाइन किया गया है यहाँ पर। नंबर वन, अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। नंबर टू, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन, सो स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। एक टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। ये होता है आपके पास में आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। तो ये जो स्केलर पॉइंट फंक्शन आपको दिया गया फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और ये जो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ वेक्टर इक्वल्स टू f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप। सो जब ये स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ आप उस डेल ऑपरेटर को लगाते हैं तो ये बनेगा आपके पास में डेल फाई। ये डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि फाई जो है वो स्केलर है, तो अगर डॉट में लगा भी दो तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट आप ना समझे इसे। तो ये बनेगा आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड
और यहां पर आ रहा है आपके साथ में फाइव आई डेल फाइव बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस के डेल फाइव बाई डेल जेड। ये आपके पास में डेल फाई आ रहा है बेसिकली ग्रेडियंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर, ग्रेडियंट। सिमिलरली जब यही डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये डेल ऑपरेटर जो है, ये हम लोग एफ वेक्टर के साथ लगाएंगे तो ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, तो ऐसी कंडीशन में वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरीके से होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर इनके बीच में आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड एफ वेक्टर f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप। सो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई वन होता है तो ये बन जाएगा आपके पास में डेल f1 डेल x प्लस डेल f2 डेल y प्लस डेल f3 डेल z। क्लियर। सो ये जो आपके पास में टर्म आ रही है इसको आप बोलते हो डाइवर्जेंस। अगर आप यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करते हो सो बेसिकली ये कैसे लिखा जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। सो डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। यहां पर आ जाएगा f1 f2 f3। सो ये बन जाता है आपका कर्ल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर कर्ल क्या बताता है, कर्ल किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का रोटेशन जीरो आ जाता है, मतलब कर्ल जीरो आ जाता है, तो आप उसे बोलेंगे इररोटेशनल। आप उसे क्या बोलेंगे, इररोटेशनल। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, आप यहां पर क्या लिखेंगे, इफ कर्ल ऑफ एफ वेक्टर is 0, that is f vector is irrotational. Now the second important point is, सर ये डाइवर्जेंस होता क्या है। देखिए डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है, अगर हम लोग बात करें डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है, अगर हम लोग बात करें तो हमने कहा कि मान लीजिए ये क्लास चल रही है, जो ऑनलाइन क्लास में हम लोग बैठे हैं, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स 8 बजे आ रहे हैं, कुछ 8:15 पर आ रहे हैं, कुछ 8:30 तक क्लास कर रहे हैं, फिर 10 मिनट बाद वापस ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ 8:40 पर ही आ रहे हैं, फिर 10 मिनट बाद वापस चले गए, फिर 10 मिनट बाद वापस है। मतलब फ्लो चल रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं वापस जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं वापस जा रहे हैं। क्यों, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको ऐसा कर सकूं लाइक आप नहीं जा सकते। ये ऑफलाइन क्लास होते फिर भी हम बोलते नहीं आप गेट बंद करके मैं गेट पे खड़ा हो जाता हूँ, कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ऑनलाइन आपका मन करेगा आप लॉग इन करेंगे, अंदर आएंगे, क्लिक करेंगे, अंदर आएंगे, आपका मन करेगा आपने नेट बंद किया बाहर चले गए। तो यहां पर अगर मेरे से किसी ने पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ कितने क्लास के अंदर, तो मैंने कहा कि यार पहले ये 10 बच्चे थे, फिर 2 चले गए, फिर 3 आ गए, फिर 1 चला गया, फिर 4 आ गए, फिर 5 चले गए, फिर 2 आ गए। मतलब फ्लो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो ऐसे में जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा वो मुझे क्या बोलेगा, यार तुम ये बताओ नेट चेंज बता दो, नेट चेंज। हमने कहा कितने गए कितना है सब जोड़ के हमने बता दिया कि टोटल जो नेट चेंज आया ना वो इतना होगा। तो उसी नेट चेंज को आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस। अगर आपको पता है तो इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में जरूर पढ़ा होगा। तो डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अगर ये डाइवर्जेंस जीरो आ जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ, उसे बोलते हैं सोलेनोइडल। तो आप क्या बोलेंगे, इफ divergence of f vector is 0, then
then f vector is solenoidal. Now the third important point, what is directional, what is gradient? Gradient की अगर हम लोग बात करें, देखिए मान लीजिए आपके पास में फाइव एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू सी, ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ये क्या है? एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। मैं इसका टोटल डेरिवेटिव लिख के देख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसका टोटल डेरिवेटिव लिख रहा हूं। अगर मैं इसका टोटल डेरिवेटिव लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? टोटल डेरिवेटिव, क्या मैंने आपको टोटल डेरिवेटिव बताया? जहां तक मुझे याद है मैंने आपको टोटल डेरिवेटिव बताया, नहीं बताया तो मैं इधर बता देता हूं। इफ z इज फंक्शन ऑफ x, y, सो इसका टोटल डेरिवेटिव आप लिखते हो dz इक्वल्स टू del z by del x if x is function of t, dx by dt plus del z by del y dy by dt plus del z by, सिर्फ इन्हीं दो का फंक्शन है ना, हाँ बस ऐसा लिखा जाएगा। क्लियर है? सो ये टोटल डेरिवेटिव लिखने का तरीका होता है। सर यहां पर डेल लिखा है, यहां पर डी लिखा है, क्योंकि डेल दो वेरिएबल का फंक्शन है। आप किसी एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक्स सिर्फ टी का फंक्शन है, तो ये आपके पास में कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। सेम कॉन्सेप्ट में यहां पर यूज कर रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट में यहां यूज कर रहा हूं। इसका टोटल डेरिवेटिव लिखूंगा, सो डेल फाइव बाय डेल एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन dx by dt प्लस डेल फाइव बाय डेल y dy by dx प्लस डेल फाइव बाय डेल z dz by dx इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पार्ट जो है ये कुछ ऐसा रहा होगा, i डेल फाइव बाय डेल एक्स प्लस j डेल फाइव बाय डेल y प्लस k डेल फाइव बाय डेल z डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट है ध्यान रखना, i dx बाय dt प्लस j dy बाय dt प्लस k dz बाय dt इक्वल्स टू 0। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट एक्चुअल में ये आर वेक्टर, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये क्या होता है? मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास में है 0,0,0, यहां पर एक पॉइंट आपके पास में x, y, z, यहां पर एक पॉइंट आपके पास x, y, z। तो हमने बोला सर ये पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करोगे? x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 j कैप प्लस z माइनस 0 k कैप, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो वेक्टर है। सो आर वेक्टर इक्वल्स टू x आई कैप y j कैप प्लस z k कैप, ये होता है आपका पोजीशन वेक्टर। अगर आप dr बाई dt फाइंड करते हैं तो ये बनेगा आपके पास में dx बाई dt आई कैप प्लस dy बाई dt j कैप प्लस dz बाई dt k कैप। ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट को। ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है? टेंजेंट को। सो मान लीजिए ये अगर कोई सरफेस है और इस पॉइंट पर अगर बात कर रहा हूं मैं, तो ये अगर टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर x, y, z के ऊपर, अगर ये टेंजेंट है, सो इसका डॉट प्रोडक्ट किसी के साथ में 0 हो रहा है। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब वो दोनों ऑर्थोगोनल होते हैं। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये इसके ऐसे परपेंडिकुलर गया होगा, और ये इसके अगर इस तरीके से परपेंडिकुलर गया होगा तो ऑफ कोर्स ये क्या रहा होगा? नॉर्मल। ऑफ कोर्स ये क्या रहा होगा? नॉर्मल। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ग्रेडियंट है ये सरफेस के नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ग्रेडियंट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सरफेस के नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा हूं। एक बार आप सभी लोग मुझे बताएंगे पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार आप सभी लोग मुझे बताएंगे पॉइंट आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स।
कुछ अच्छे रिजल्ट्स की हम लोग चर्चा कर लेते हैं आगे जाने से पहले। कुछ अच्छे रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम में वो रिजल्ट्स हमें डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपने बोला सर व्हाट इज डाइवर्जेंस, व्हाट इज कर्व, ये सब चीजें, ग्रेडियंट क्या है, ये सब चीजें आपने जान तो ली। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो एग्जाम के अंदर लाइक आप सॉल्व करने जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है यार बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने लग गई। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको यहीं से सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद में उनको फॉर्मूला बना लेंगे। जैसे 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 आर हमारा पोजीशन वेक्टर है। ये देखना आप जब टीवाई के देखेंगे ना तो उनके अंदर ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहां से। अगर आर आपका पोजीशन वेक्टर है तो बेसिकली मैं फाइंड करना चाह रहा हूं इसका डाइवर्जेंस। मैं अगर इसका डाइवर्जेंस फाइंड करूं तो कैसे फाइंड किया जाएगा वो हमें देखना है यहाँ पर। तो बेसिकली अगर आर आपको यहाँ पर पोजीशन वेक्टर दिखाई दे रहा है तो आपके लिए डाइवर्जेंस फाइंड करना मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल है। शायद मैंने कल परसों आपको फाइंड करके भी बताया था। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो है आप आर वेक्टर, ये ग्रेड सॉरी डेल ऑपरेटर डॉट आर वेक्टर लगाए, और एक आपके पास में डेल ऑपरेटर डॉट। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? यस और नो? थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आपसे इंटरेक्ट होना पड़ेगा क्योंकि मैं रेंडमली अगर बोर्ड पे छाप दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे इंटरेक्ट होऊंगा यहाँ पर। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? ऑफ कोर्स डिफरेंस है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऑफ कोर्स दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस है, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है? सर ये डाइवर्जेंस बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आर वेक्टर का डाइवर्जेंस फाइंड करो। अगर आर वेक्टर का डाइवर्जेंस आपको फाइंड करना है तो अभी भी मैंने बताया डाइवर्जेंस कैसे फाइंड किया जाएगा। डेल F1 डेल एक्स। सो फाइनली ये क्या मिल रहा है आपको? 1 + 1 + 1 = 3। ये डाइवर्जेंस आ रहा है, ये डाइवर्जेंस आ रहा है। बोलिए एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। ये डाइवर्जेंस हुआ, डाइवर्जेंस। सर अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा ये आर जो है आर वेक्टर नहीं है। मतलब अगर यहां पर ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है। ये तभी डॉट प्रोडक्ट होगा ना जब दो वेक्टर्स होंगे, तभी डॉट प्रोडक्ट होगा जब ये दो वेक्टर्स होंगे। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहां पर इसकी, तो यहां से आपको पता करना पड़ेगा व्हाट इज आर। एक्चुअल में इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको यहां पर बोला जा रहा है आर, और वो कितना होगा आपके पास में? √x² + y² + z²। सो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं r² = x² + y² + z²। सो हमने बोला अच्छा इसका मतलब ये है, तो फाइनली आप बोल सकते हो सर ये बन जाएगा i कैप डेल r बाय डेल x प्लस j कैप डेल r बाय डेल y प्लस k कैप डेल r बाय डेल z। ये बेसिकली आपके पास में कंडीशन आने वाली। तो ये तो ग्रेडियंट फाइंड करने की बात हो रही है, आर वेक्टर का ग्रेडियंट फाइंड करने की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर मैं ये टर्म फाइंड कर लूं कहीं से, ये टर्म फाइंड कर लूं कहीं से, और ये टर्म फाइंड कर लूं कहीं से, तो ये मुझे मिल जाएगा। सो एक तरीका तो ये है कि इसी में पुट करके सॉल्व कर लो, एक तरीका ये कि आप स्टैंडर्डली अलग से सॉल्व कर लो इसे। कैसे? r² का डिफरेंशिएशन 2r dr dx, x² का 2x, 2 से 2 कट गया, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा ना। सो डेल r बाय डेल x इक्वल्स टू x बाय r। देखो आगे से आप याद रखेंगे क्योंकि बार बार ये यूज होगा। सिमिलरली डेल r बाय डेल y इक्वल्स टू y अपॉन r, डेल r बाय डेल z इक्वल्स टू z अपॉन r। अब इन सबको पुट कर दो यहाँ। ये डॉट जो लगा रहा है उसका मतलब डॉट है नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, केयरफुल रहना इस चीज के लिए। सो ये बन रहा है आई कैप एक्स अपॉन आर प्लस जे कैप वाई अपॉन आर प्लस के कैप जेड अपॉन आर। सो आपने बोला सर अगर मैं
वन अपॉन आर को बाहर ले लो तो अंदर जो बन रहा है वो तो हमारा आर वेक्टर, तो इसका मतलब ये जो आ रहा है ये आर वेक्टर आर के बराबर है। सो बेसिकली आगे से आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर आपको कोई बोलता है डेल ऑपरेटर विद आर, तो जो आपके पास में सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आर वेक्टर डिवाइड बाय आर, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे उनको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ जाएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि आप भी इसी तरह की एक प्रॉब्लम सॉल्व करें। देखिए अगर आपको समझ में आ गया तो मैं चाहता हूं कि आप इसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको टाइम भी देता हूं। मैं चाहता हूं आप लोग इन चीजों को सॉल्व करें, इतने ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, इतना टाइम बहुत है। और जैसे ही आपको आंसर मिल जाए आप डन लिख के भेजो। उम्मीद कर रहा हूं सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं सभी को समझ में आया होगा। अब आप इसे सॉल्व करें खुद से। मैं चाहता हूं आप सभी लोग एक बार इसको सिस्टमेटिकली ट्राई करें, क्योंकि फिर मैं यहां से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूं। अगर किसी को भी आंसर मिल जाए तो एक बार डन लिख दो जल्दी से, तो मैं समझ जाऊं कि आप लोगों को पता चल गया। सिर्फ 20 सेकंड्स और बचे हैं। कोई आप में से जो क्वेश्चन को क्रैक कर पाया हो, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में जो ज्यादा समस्या क्रिएट कर देते हैं, और हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस तैयार करके जाते हैं। चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पर देखते हैं, बोर्ड पर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं इसको। सो हमसे क्या पूछा है सर इस बार बोला है कि डेल ऑपरेटर लगाइए 1/r के साथ में। तो हमने कहा सर अगर डेल ऑपरेटर को हम लोग देखें यहाँ पर तो क्या तरीका है सॉल्व करने का। आई कैप डेल बाय डेल एक्स 1/r प्लस जी कैप डेल बाय डेल वाई 1/r प्लस की कैप डेल बाय डेल जेड 1/r। तो बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पर तो ये बन जाएगा आपके पास में आई कैप 1/r। 1/r का डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपके पास में -1/r², और यहां पर आएगा dr/dx प्लस जी कैप, इसका डिफरेंशिएशन -1/r² dr/dy प्लस के कैप
माइनस 1/r² dr/dz। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो सर इसको तो हम जानते हैं ना। सो आई कैट माइनस 1/r², ये क्या होता है? ये होता है सर x/r प्लस j कैट माइनस 1/r², ये होता है y/r प्लस k कैट माइनस 1/r² z/r। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखें यहां पर तो ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस x डिवाइडेड बाय r3, ये आई कैप प्लस माइनस y डिवाइडेड बाय r3 j कैप माइनस z डिवाइडेड बाय r3 k कैप। सो फाइनली ये आ गया आपके पास में माइनस r3, ऊपर क्या बना आपके पास में आई कैप x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये बन गया आपके पास में r वेक्टर। सो फाइनली आप देख पा रहे हैं इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आपके सामने है। अगर आप यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जर्व करें, एक छोटा सा पॉइंट अगर ऑब्जर्व करें तो वो ऑब्जर्वेशन क्या है? वो ऑब्जर्वेशन ये है कि सर माइनस 1/r² r वेक्टर बाय r माइनस 1/r² ग्रेडियंट ऑफ r वेक्टर। और ये कौन है? ये कौन है? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस fr फंक्शन। तो हमने एक शॉर्टकट ऑब्जर्व किया, हमने कहा कि जैसे अगर मैं 1/r का डिफरेंशिएशन करूं तो ये आएगा माइनस 1/r², और r जिसका भी वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। जस्ट ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली ये ऑब्जर्वेशंस बेटा बहुत काम के। सिमिलरली अगर मैं ग्रेडियंट फाइंड कर रहा हूं किसी फंक्शन का लाइक 1/r का, तो सबसे पहले तो 1/r का सिंपली डिफरेंशिएशन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, सिंपली डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो हमने बोला क्या है इसका डिफरेंशिएशन? 1/r², और उसके बाद में ग्रेडियंट ऑफ r वेक्टर। सर इसका क्या फायदा है? इसका बेटा ये फायदा है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपको बोल दिया गया है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ln r, तो आप कैसे करोगे? ये सब करने की जरूरत नहीं है। ln r का डिफरेंशिएशन 1/r, ग्रेडियंट ऑफ r, बस यहां पर ग्रेडियंट ऑफ r कर दो। सो 1/r और ये होगा r वेक्टर बाय r, तो ये बन गया r वेक्टर डिवाइडेड बाय r²। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके पास में, क्योंकि एग्जाम के अंदर इस तरह की चीजें आपसे पूछ ली जाती है और आपको समझ ही नहीं आता कि वो पूछ क्या रहा है हमसे। आपको ये बात समझ ही नहीं आती कि वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई। एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आपके पास में एंगल बिटवीन टू स्केलर फंक्शंस phi1 एंड phi2। टू स्केलर फंक्शन phi1 एंड phi2। सो अगर हम लोग देखें किसी दो सरफेस के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड करना होता है तो ये हमारे पास पहली सरफेस, ये हमारे पास में दूसरी सरफेस। लेट सपोज मुझे एंगल फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूं? पहले इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाता हूं और उस टेंजेंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। थोड़ा सा ये पहली सरफेस, ये दूसरी सरफेस। इसके ऊपर हमने एक टेंजेंट बनाई और टेंजेंट के ऊपर बना दिया एक नॉर्मल। इसके ऊपर हमने एक टेंजेंट बनाई और टेंजेंट के ऊपर बना दिया नॉर्मल। तो ये एंगल जो रहेंगे, ये जो एंगल आप थीटा फाइंड कर रहे हैं, ये हमेशा दो सरफेस के बीच में एंगल का मतलब होता है उनके उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो नॉर्मल है, उस नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहेगा उसी को आप क्या बोलते हैं? एंगल बिटवीन बोथ सरफेसेस। तो इसका मतलब अगर दो सरफेस के बीच में एंगल की चर्चा हो रही है तो वो दो सरफेस के बीच में नहीं है, वो उन दोनों सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल रहेगा उन नॉर्मल के ऊपर एंगल्स है, उन नॉर्मल के बीच में एंगल है। सो नॉर्मल के बीच में अगर एंगल फाइंड करने के लिए हमें बोला जा रहा है तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? हमने कहा सर पहली सरफेस है phi1, तो phi1 के लिए नॉर्मल फाइंड कैसे करेंगे? डेल phi1 के लिए नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे? डेल phi1 पता कर लीजिए। ये क्या आएगा हमारे पास में? ये आएगा सर i
डेल फाई वन बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई टू बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई थ्री बाय डेल। हो कभी कभी मैं भी क्या लिख डेल फाई वन डेल फाई। और हमने कहा कि अगर हमें फाइंड करना हो बेसिकली दूसरी सरफेस के ऊपर नॉर्मल, तो ये भी बन जाएगा बिल्कुल सेम, डेल फाई टू बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई टू बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई थ्री बाय डेल जेड। वॉइस में इश्यू आ रहा है, एक बार बताएंगे सभी लोग, वॉइस में इश्यू आ रहा है? बैटरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, इस वजह से आ रहा होगा। सो मैं ये पॉइंट लिख के बैटरी चेंज कर देता हूँ, फिर मेरे ख्याल से जो वॉइस है वो परफेक्ट आएगी, है ना। चलिए, सो आप सभी लोग जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा होता है। सो कॉस थीटा कैसे लिखा जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कुछ ऐसे। तो ये नॉर्मल जो है, ये दो वेक्टर ये एक तरीके से, अगर इन दोनों के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू डेल फाई वन डॉट डेल फाई टू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ नॉर्मल्स। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दोनों सरफेस के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आप दोनों सरफेस के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हो। तो एक सेकंड में इसकी बैटरी बदल देता हूँ, जब तक आप देखिए, अगर कोई डाउट है तो आप लोग टाइप कर दीजिए, ताकि मैं जैसे 1 मिनट में लौट रहा हूँ, बस 1 मिनट तो ज्यादा हो गया, 30 सेकंड में आ रहा हूँ। तो टाइप डाउट हो तो टाइप कर दो, आ गया मैं बस 30 सेकंड में।
मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है। अभी साउंड परफेक्ट आ रहा है ना? एक सेकंड अरेंज कर लेता हूँ इसको। अभी परफेक्ट आ रहा है। देखिए, तो बेसिकली दो स्केलर फंक्शंस के बीच में कैसे एंगल फाइंड करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। अगर आपसे पूछा जाए, इसके साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए यूनिट नॉर्मल वेक्टर फॉर स्केलर फंक्शन फाइव, तो नॉर्मल कैसे फाइंड करते हो? नॉर्मल फाइंड करोगे बाय द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट। ये नॉर्मल है। अगर यूनिट नॉर्मल की बात होगी तो कैसे दिया जाएगा? डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। ये आपका होगा यूनिट नॉर्मल टू द स्केलर फंक्शन फाइव, टू द स्केलर फंक्शन फाइव। मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, तो मैं आप चाह रहा हूं कि यहाँ पर कुछ बेसिक एग्जांपल आपको बता दूं, उसके बाद में इसके ऊपर हम लोग कुछ और पॉइंट्स भी डील करेंगे। तो बेसिक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अच्छा एक एक पॉइंट और बताता हूं डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में। आपने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ग्रेडियंट लिखा था, कहां गया वो ग्रेडियंट? ये ग्रेडियंट होता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक और टर्म जिसको बोला जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लोग कंपोनेंट लेते हैं तो उसको क्या बोल दिया जाता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो आप बोलेंगे द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, या बोल सकते हो द ग्रेडियंट, द कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट, द कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब जी, इन द डायरेक्शन ऑफ a vector is given by is given by ये ग्रेडियंट है, ये डॉट मैं ऐसे लगा देता हूं ना, ये अरे ये ग्रेडियंट है, डॉट ए कैप, ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। बस इतना सा काम करना है। और ए कैप वो वेक्टर खुद से गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। ग्रेडियंट का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन या पर्टिकुलर वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट लिया जाता है ना, उसी को आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोल देते हो। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं जिससे आपको ये सब चीजें थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर मैं बात करूं हमारे फर्स्ट एग्जांपल, जो कि कहां गया, यहां पर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले ये बोल रहा फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ x square y square z square at the point 1 comma 1 1 comma 1 comma minus 1 in the direction of in the direction of the tangent to the curve x equals to et comma y equals to sin 2t
साइन 2t प्लस ये क्या दिया, साइन 2t प्लस वन ही लग रहा है, एंड z इक्वल्स टू 1 माइनस cos t एट t इक्वल्स टू 0। बेसिकली ये हमें दिया गया है यहां पर, देखिए बेसिकली ये हमें दिया गया है, तो शायद प्लस ही वन होगा, थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्वेश्चन के अंदर, वन मान के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये हमें क्या दिया गया, ये हमें दिया गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो हमने कहा डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप ग्रेडियंट फाइंड करें, तो हमने ग्रेडियंट फाइंड किया। ग्रेडियंट होता है आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। सो आप देखिए ये बन जाएगा आपके पास में आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये बन जाएगा 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जे कैप, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस के कैप, इसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। सो फाइनली ये जो ग्रेडियंट हमसे जिस पॉइंट पर पूछा गया है, बेसिकली अब वो पॉइंट भी पुट कर देते हैं। हमसे पूछा गया है एट द पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1, तो 1 और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, तो ये बन जाएगा 2i, 1 और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, तो ये बन गया 2j माइनस 2k। ये आपका ग्रेडियंट आ गया, ये क्या आ गया आपका ग्रेडियंट आ गया। लेकिन आपसे बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा है किसी पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में। सर वो पर्टिकुलर वेक्टर कौन सा है, वो बोल रहा है कि एक्स वाई जेड आपको दिया गया है और बेसिकली इसके लिए आपको टेंजेंट बनानी है। तो हमने बोला टेंजेंट अगर बनानी है तो अभी अभी मैंने आपको बताया था टेंजेंट दिया जाता है डी आर बाई डी टी इज आई कैप डी एक्स बाई डी टी प्लस जे कैप डी वाई बाई डी टी प्लस के कैप डी जेड बाई डी टी। तो जब आप x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा ई टी प्लस y को t के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा y कहां है, ये रहा 2 cos 2t j कैप, और z को अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में sin t k कैप। सो किस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की बात हो रही है, सर बात हो रही है जब t बराबर 0 होगा, तो t बराबर 0 पुट करते आई कैप प्लस 2 जे कैप और वो तो चला गया 0। सो ओवरऑल ये आपके पास में आ गया डी आर बाई डी टी टी बराबर 0, और बेसिकली ये आपका है वो ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमने बोल दिया सर यहां से फाइंड कर लो ए कैप। सो ए कैप कैसे दिया जाता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विच इज आई कैप प्लस 2j कैप डिवाइड बाय √5। तो अब अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए कैप। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप डिवाइड बाय √5। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 डिवाइड बाय √5, तो ये बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाय √5। ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा, ये आपका बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, यहां पर एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है
हमसे पूछा गया है फाइंड द यूनिट नॉर्मल, द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, टू द सरफेस x y cube x y cube z square equals to 4 at -1 -1 2। यूनिट नॉर्मल जब आपसे पूछा जाएगा, यूनिट नॉर्मल जब आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां पर नॉर्मल फाइंड करना पड़ेगा। नॉर्मल फाइंड करने के लिए ग्रेडियंट ऑफ फाई लिया जाएगा। सो बेसिकली फाई आपको दिया गया है, कैसे लिखेंगे, आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। सो आई कैप अगर हम लोग देखें फाइव, अगर हम लोग देखें उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चाहिए वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जे कैप वाई के रेस्पेक्ट में अगर आपसे करेंगे तो ये बनेगा 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के कैप जेड के रेस्पेक्ट में अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 2x वाई क्यूब जेड। क्लियर है? फाइव क्या लिया आपने, फाइव लिया सर आपने x वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। किस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल हमसे पूछा गया है, तो वो पॉइंट पुट कर दो। पॉइंट इज -1 -1 2। जैसे आप इसके अंदर पुट करेंगे, x तो है ही नहीं इसके अंदर, y को -1 पुट करेंगे तो -1 ही रहेगा, z का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो -4 i कैप। x की वैल्यू -1, y +1, z 4, तो -4 -12 j। कैलकुलेशन देख लेना। तो x की वैल्यू -1, y भी -1 तो प्लस हो गया, z 2 2 2 एंड 4, तो ये आ गया 4 की कैप। ये नॉर्मल वेक्टर है, ये कौन है, नॉर्मल है। अगर नॉर्मल आपको मिल गया तो यूनिट नॉर्मल के लिए इसके मैग्नीट्यूड से इसी को डिवाइड करना पड़ेगा। सो आप लिखेंगे रूट ओवर -4 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर आ रहा है 16, 12 का स्क्वायर आ रहा है 144 प्लस 4 का स्क्वायर आ रहा है 16। सो ये आई थिंक आ रहा है 160 176। सो अगर आप देखें यहां पर तो जो यूनिट नॉर्मल आएगा वो आपके पास में आएगा कुछ ऐसा, -4 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 176 आई कैप माइनस 12 डिवाइडेड बाय 176 जे कैप प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 176 के कैप। अगर कैलकुलेशन में कहीं पर भी कोई एरर नहीं है तो ये आपका फाइनली यूनिट नॉर्मल वेक्टर होने वाला है। एक बार देख लीजिए सभी स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से सभी को बिल्कुल क्लियर होगा। -4 +12, इज इट +12, पॉइंट जो है वो है हमारा -1 -1 एंड +2। तो जब यहां पुट करेंगे तो ये -1, ये ठीक है। फंक्शन क्या दिया गया हमें, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही आना चाहिए रिजल्ट। क्लियर है? सो मेरे ख्याल से ये कुछ चीजें आप लोग समझ पा रहे हो, अगर समझ पा रहे हो तो फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हो। यहां तक हो गया था आई थिंक, यहां से ले लीजिए, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
सो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, आप लोग सॉल्व कर लेना उसे। चलिए एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं आपको, आप लोग सॉल्व कर लेना। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता होगा, जो यूट्यूब पे 4 बजे क्लास हो रही है ना, उसके अंदर में सॉल्व करवाए मैंने बहुत सारे, आप लोग जाके उन्हें भी एक बार देख लेना। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव of the function phi equals to x square minus y square plus 2z square at the point P 1, 2, 3 in the direction of the line PQ, where Q is the point 5, 0, 4 5, 0, 4। तो ये क्वेश्चन है जिसको आप लोग कल सॉल्व कीजिएगा, मतलब आज ही सॉल्व कीजिएगा, कल हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन भी कर लेंगे। और फिर से मैं बता देता हूं, आज 4 बजे हम लोग मैथमेटिक्स के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स उन क्लासेस को ज्वाइन करें जिन्होंने अभी तक की क्लासेस मिस कर दी है। उनमें से कुछ ही क्लासेस प्राइवेट हुई है, पर कुछ क्लासेस अभी भी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, तो आप जाकर देखिए। और आज भी हम लोग 4 बजे मिलने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। 4 बजे मिलते हैं मैथ्स के प्रैक्टिस सेशन में, और कल मिलते हैं 8 बजे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।